तो देखो हम लोग आज इंडियन इकोनॉमी की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज आपका इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो इसमें क्या है, इंडियन इकोनॉमी का टैक्स, इंडियन इकोनॉमी आप देखोगे तो नेशनल इनकम हो, टैक्स हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंस वाला चैप्टर्स होते हैं। तो इसको डिटेल में समझेंगे, क्या टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, सब हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले देखो फिस्कल पॉलिसी क्या आता है। फिस्कल पॉलिसी मतलब ट्रेजर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का जो भी आपका इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी है इसमें, तो उसका फिस्कल ट्रेजर ऑफ द गवर्नमेंट मतलब पैसा आया कितना, पैसा खर्चा कितना करना है, टोटल आपका इसमें आ जाएगा। फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेसिकली, टू अचीव हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे आपका जैसे सेविंग ऑफ इनकम, कंट्रोलिंग कंजम्पशन हो, या रेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट उसको रेज करना हो, इनकरेज फ्लो ऑफ स्पेंडिंग इन प्रोडक्टिव एरियाज करना हो, तो आपका ये इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाना इनका बेसिकली काम होता है। नेक्स्ट क्या होता है, गवर्नमेंट यूज फिजिकल मेजर्स सच एज टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर सो दैट प्राइस कंट्रोल हो और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो, मतलब प्राइस जो है स्टेबलाइज हो, मतलब ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो प्राइस में, बढ़ा ना कमे ना ज्यादा, और इन्फ्लेशन कम हो। गवर्नमेंट ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट बाई स्पेंडिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट जो है ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है बाई स्पेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ब्रिज बना दिया, रोड बना दिया, तो इसमें भी करते हैं, और रिडक्शन इनकम इनइक्वालिटी। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न करती है, एक्सपेंडिचर खर्चा करती है, इसमें से उसको क्या टारगेट रहता है, भैया हमको जो है इकोनॉमिक ग्रोथ करवाना है, हमको इनइक्वालिटी कम करना है, और हमको जो है एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और प्राइसेस जो है चीजों का उसको हम लोग जो है स्टैब्लिश करें और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। यही मेनली गवर्नमेंट का रोल रहता है। कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं फिजिकल पॉलिसी में, पहले तो गवर्नमेंट रिसिप्ट, जो मनी रिसीव बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो खर्चा करती है गवर्नमेंट, और पब्लिक डेब्ट जो उधार गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, पब्लिक से डेब्ट जो है वो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है देखो, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, जो है थोड़ा सा समझ लो। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कुछ नहीं है, एक लाइक बैंक अकाउंट है, जहां पे जितने भी आपका गवर्नमेंट का ट्रांजैक्शन होगा वो पूरा आएगा। ठीक है, मतलब जो भी आपका पैसा आना है, पैसा जाना है, सब आपका कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होगा। ठीक है, देखो ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट सम आर डन बाय सीएफआई, सब ट्रांजैक्शन कुछ छोड़ के यहाँ पे होता है। इट इज डिफाइंड इन आर्टिकल किसने में है, 266(1) में इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट डिसाइड टू ट्रांजैक्ट फ्रॉम, और कौन डिसाइड करता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितना पैसा निकलेगा, कितना पैसा आएगा, वो होता है पार्लियामेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉलिटी का भी कॉन्सेप्ट है। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, बेसिकली अनफोर्सिन इमरजेंसी, जैसे हम लोग भी घर में नहीं रखते हैं, एक पैसा रख देते हैं जो इमरजेंसी, जो है पिताजी मम्मी को बोल दी भैया इतना पैसा है रखना है, इसको भी हाथ नहीं देना, कोई इमरजेंसी आ गया तो आप उसको खर्चा करना, तो ये होता है आपका इमरजेंसी। ठीक है, ये किसके ज्यूरिडिक्शन में रहता है, प्रेसिडेंट। एंड कौन रखता है, हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ज्यूरिडिक्शन मतलब किसके ज्यूरिडिक्शन में रहेगा, प्रेसिडेंट इसको सैंक्शन कर सकता है, और पैसा किसके पास रहता है, ये फाइनेंस मिनिस्टर सेक्रेटरी के पास रहता है। इट इज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में, आर्टिकल 267 में ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मनी विड्रॉन फ्रॉम द अकाउंट रिटर्न फ्रॉम कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया, यहाँ से मान लो कोई इमरजेंसी आ गया, कहीं पे फ्लड हो गया, कहीं पे आपका जो है अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी कैलेमिटी हो, कुछ भी अनफोर्सिन मिसअप हो, तो पैसा जो है यहाँ से पहले खर्चा कर दिया जाता है, फिर पैसा यहाँ पे कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया से रख भी दिया जाता है। नेक्स्ट देखो कैटेगराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट रिसीप्ट, अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू रिसीप्ट मोर देन वंस, और रेगुलर इनकम जो हम लोग कहते हैं, जैसे टैक्स रेवेन्यू हो गया, नॉन, ये हर साल मिलता रहेगा ना आपको। नॉन टैक्स रेवेन्यू में देखो फीस, लाइसेंस, परमिट, ये सब आता है, स्पेशल असेसमेंट फी, फाइन्स, पेनल्टी, ये सब। टैक्स रेवेन्यू दो तरह होता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स, जैसे आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल टैक्स, ये सब हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी, कस्टम, एक्साइज ड्यूटी, ये सब आ जाता है। और आप देखोगे कैपिटल रिसिप्ट जब एक ही बार मिलेगा, मतलब बार बार नहीं मिलेगा, रिकरिंग नहीं है, कोई रिकवरी ऑफ का लोन हो गया, कोई डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, कोई बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज आपने कर लिया, तो ये आपका जो है वन टाइम ही होगा। आप किसी से बोरो कर रहे हो, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, कोई कंपनी को आप सेल कर दे रहे हो तो डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है। रेवेन्यू रिसीप्ट में क्या होता है, रेवेन्यू रिसीप्ट है टू टाइप्स, एक तो एक टैक्स रेवेन्यू, एक ही नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएंगे, या नॉन टैक्स में जैसे आपने कोई पेनल्टी लगा दिया, फाइन लगा दिया,
आप किसी को परमिट दे दिया, उसका पैसा आपको मिला, डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, ये सब। टैक्स भी दो तरह का होता है, एक तो प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है आपका टैक्स रेट जो है इंक्रीज होगा आपका जैसे इनकम बढ़ता रहेगा, ठीक है। A tax is termed as progressive tax when the rate of tax increases in amount subject to the taxation. Real burden of the tax is more on the rich than on the poor. मेन क्या है, आप देखोगे अमीर जितना जितना जिसका सैलरी है, जितना जिसका इनकम है, उसको उतना टैक्स ज्यादा रहता है। मान लो किसी का 1 लाख है तो 10% देगा, किसी का 4 लाख है तो 20% देगा, किसी का 10 लाख है तो वो 30% देगा। तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा रेट भी बढ़ता जाएगा। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, बेसिकली ये टैक्स इज अ ग्रेटर व्हेन कॉजेज अ ग्रेटर बर्डन ऑन द पुअर देन द रिच। इसमें एक उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, रिग्रेसिव मतलब जहां पे गरीबों के ऊपर ज्यादा बर्डन आता है देन द रिच, ठीक है। तो ये क्या होता है, द रेट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन अमाउंट सब्जेक्ट टू टैक्सेशन। जो टैक्सेशन है उसे आपका रेट डिक्रीज होते रहता है। तो जैसे आपका इंडायरेक्ट टैक्सेस है, जीएसटी है, वो हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखो एड वैलोरम टैक्स क्या होता है। एड वैलोरम मतलब लेविड अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द आइटम इम्पोज्ड ऑन इट। मतलब उसका क्वांटिटी, उसका साइज, उसका वेट, ये जो भी है तो वो एड वैलोरम है, ठीक है। मतलब उसके वैल्यू के ऊपर हम लोग चार्ज करते हैं, जैसे जीएसटी भी है, कस्टम्स भी है, ठीक है। ये आपका एड वैलोरम टैक्स है। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, स्पेसिफिक टैक्स मतलब होता है एड वैलोरम जैसा नहीं, स्पेसिफिक टैक्स होता है स्पेसिफिक यूनिट, साइज और वेट के लिए, नॉट ऑन द वैल्यू। एड वैलोरम है वैल्यू, वॉलोरम ये याद रखना, वैल्यू, और स्पेसिफिक वैल्यू के लिए नहीं रहता है, तो आपका यूनिट, साइज और वेट के ऊपर रहता है, उसके हिसाब से आप टैक्स लगाओगे तो स्पेसिफिक टैक्स हो जाए। जैसे एक्साइज ड्यूटी लिकर के प्रोडक्ट के ऊपर, स्पेसिफिक टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक टैक्स लेकिन रिग्रेसिव होता है, तो ये भी आपका गरीबों के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपका इनकम जितना बढ़ेगा उतना टैक्स रहेगा, वैसा नहीं होता, ये भी रिग्रेसिव टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स देखो, बेसिकली व्हेन टैक्स पेयर पे टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, हम लोग टैक्स डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसका बोर्ड जो है उसका नाम याद रख लेना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, जो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स के रूल्स और रेगुलेशंस को रेगुलेट करते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या क्या है देखो, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, वेल्थ, एफबीटी, कैपिटल गेन टैक्स, प्रोफेशनल स्टैम्प ड्यूटी। ये आज के डेट में फ्रिंज बेनिफिट टैक्स नहीं है, वो बंद हो चुका है, ठीक है। प्रोफेशनल पर्सनल इनकम टैक्स अब थोड़ा देख लो कब है गवर्नमेंट, ये इनकम टैक्स 1961 में आया है, ये इनकम टैक्स एक्ट। ये लेवी होता है एचयूएफ, इट इज लेविड ऑन एचयूएफ। पार्टनरशिप फॉर्म्स में भी इनकम टैक्स लेविड होता है। नॉर्मल पर्सनल तो होता ही है, इंडिविजुअल्स तो होता ही है। उसके बाद एचयूएफ पार्टनरशिप फॉर्म इसमें होता है। इट लेविड ऑन टैक्सेबल इनकम के ऊपर, जो टैक्सेबल मतलब जो आपका ग्रॉस इनकम होगा उससे आप डिडक्शंस करोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, जैसे 80C का एग्जाम्पशन है, 80D का एग्जाम्पशन है, वो एग्जाम्पशन माइनस करने के बाद फिर आपका टैक्स रहता है। मान लो आपका टैक्स 100 रुपया है, ये आपका ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस इनकम जीआई। अब इससे आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन मान लो 10 रुपये का दे दिया तो 90 रुपया। फिर आपने जो है इससे आपका जो भी डिडक्शन 80C ये सब करके 1.5 लाख का मिलता है, ठीक है। तो मान लो 1.5 लाख को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 20 रुपीज, तो 70 हो गया। ये 70 में आपको टैक्सेबल देना होगा। अच्छा, वेरियस हेडेड क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी होता है, इसमें हाउस प्रॉपर्टी होता है, कैपिटल गेन से होता है, प्रॉफिट ऑन बिजनेस से होता है, और अदर सोर्स। अदर सोर्स मतलब लॉटरी लग गया आपका, ये सब में। हाउस प्रॉपर्टी मतलब घर को आपने रेंट दे दिया, सैलरी मतलब आप कहीं पे सैलरी इनकम कर रहे हो, कैपिटल मतलब आपका फ्लैट था वो आपने बेच दिया, पहले 10 लाख में खरीदा फिर 30 लाख में बेच दिया, तो वो सब आपका जो है कैपिटल गेन में आ जाएगा। और प्रॉफिट ऑफ गेन एंड बिजनेस मतलब आप बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशन कर रहे हो, उससे आपका जो भी है। Income tax does not impose on direct rate basis, it is imposed on slab rate basis which changes every financial year. इसमें ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट रेट नहीं है, यहाँ पे स्लैब रहता है। हर स्लैब 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 5 लाख, ऐसा स्लैब रहता है, और वो हमेशा हर जो है चेंजेस रहता है। अभी जैसे दो टाइप के स्लैब चल रहे हैं, एक तो ओल्ड टाइप, ओल्ड रिजीम, और एक न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम में अलग थोड़ा सा क्राइटेरिया था, जहाँ पे आपको डिडक्शंस मिलता था, हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जो आप इंटरेस्ट देते हो उसका बेनिफिट मिलता है। पर न्यू रिजिम में ये सब नहीं है, और इसमें लेकिन टैक्स स्लैब को और कम भी करके रखा है। तो अभी जो टैक्स पेयर है उनके पास ऑप्शंस रहता है, आप भैया जो है ओल्ड रिजिम में जाओगे या न्यू रिजिम में जाओगे, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स में क्या होता है देखो, ये प्रॉफिट जो अर्न होता है कंपनी उसके ऊपर दिया जाता है। अब फॉर टैक्सेशन कंपनी ट्रीटेड एज टैक्सेशन के लिए सेपरेट एंटिटी, इट मस्ट सेपरेट टैक्स डिफरेंट फॉर पर्सन। देखो मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ,
तो मैं तो इनकम टैक्स दे रहा हूं, तो मेरा बिजनेस से जहां पे मैं अर्न कर रहा हूं उसको बिजनेस को भी सेपरेट एंटिटी माना जाएगा। वो बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा उसका भी टैक्स दिया जाता है, ठीक है। कंपनीज पब्लिक एंड प्राइवेट व्हिच आर रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द कंपनीज टू द आर लायबल टू पे द कॉर्पोरेट टैक्स। कोई भी कंपनी हो, भले वो पब्लिक हो, मतलब गवर्नमेंट कंपनी हो या प्राइवेट हो, जो भी कंपनीज एक्ट 2019 के तहत रजिस्टर हुआ है इंडिया में, सबको टैक्स देना पड़ेगा। प्रेजेंट कॉर्पोरेट टैक्स 25% है, डोमेस्टिक कॉर्पोरेशन एंड ग्रॉस टर्नओवर जो 250 करोड़ का, और उससे ज्यादा चले जाओगे 250 से वो 30% हो जाएगा। इन 2009 सेंट्रल गवर्नमेंट स्लैश द टैक्स रेट फ्रॉम 25% से 15% तक कर दिए गए, ठीक है। तो ये कितना, पहले 25 फिर 15 कर दे। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी, दो जन के लिए, एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होना चाहिए और आपका इलेक्ट्रिक जनरेशन कंपनी होना चाहिए। मिनिमम ऑलरेडी टैक्स क्या है, इट इंट्रोड्यूस इन 1997 टू सेक्शन, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 115 जेबी, जो आपको इट इज इम्पोज्ड ऑन द जीरो टैक्स कंपनी एट 18.5% ऑफ द बुक प्रॉफिट। क्या होता है, बहुत सारा कंपनी है जो सेल्स को मैनिपुलेट करके या एक्सपेंडिचर को बढ़ा चढ़ा के उस कंपनी को लॉस मेकिंग करा देता है या रेवेन्यू जीरो कर देते हैं। तो उसके लिए वो सब कंपनी, गवर्नमेंट का तो फिर लॉस हो रहा है, टैक्स तो नहीं मिल रहा है उस कंपनी से, तो उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स आपको देना ही है जो 18.5% ऑफ देयर बुक प्रॉफिट होगा। मतलब एक्सपेंडिचर जो भी उन्होंने अलाउ वो डिसअलाउ करके उसको छोड़ काट छूट के, जो भी आप इसको जो दिखा रहे हो वो 100 रुपया नहीं होगा, 50 रुपया होगा एक्सपेंडिचर, ये सब करके आपका जो है एक 18.5% बुक प्रॉफिट कर दिया। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या है, एनी डोमेस्टिक कंपनी जो डिक्लेयर करेगी डिस्ट्रीब्यूशन करेगी डिविडेंड, उनको 5% जो है ग्रॉस अमाउंट का काट के देना पड़ेगा। इट वॉज लेविड अंडर सेक्शन 1150 ऑफ द आईटी एक्ट, इट इज एबोलिश इन 1 अप्रैल 2020 को, ये एबोलिश हो चुका है, ठीक है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली डिविडेंड के ऊपर टैक्स। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन क्या है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2004, इट वाज लेविड एट द टाइम ऑफ परचेस और सेल ऑफ सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन द स्टॉक। ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन क्या होता है, बेसिकली आप सिक्योरिटीज खरीदते हो ना जो स्टॉक एक्सचेंज में है, उसके ऊपर टैक्स देना होता है। प्रोफेशनल टैक्स मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट, ये कौन कलेक्ट करती है, ये स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या होता है, इम्पोस्ट ऑन प्रोफेशनल्स, जैसे जो सैलरी अर्न करते हैं, जैसे आपका सीए सीएमए लॉयर, ये प्रोफेशनल, उसको प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है। गूगल टैक्स और इक्वलाइजेशन लेवी बहुत इंपॉर्टेंट, कब लॉन्च हुआ, 2016 में, बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बेस्ड ऑन अखिल रंजन कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, अखिल रंजन कमेटी के रिकमेंडेशन से 2016 में गूगल टैक्स और इक्वलाइजेशन लेवी इंट्रोड्यूस हुआ। ये जो है इंट्रोड्यूस हुआ एज अ पार्ट ऑफ आईटी एक्ट, इनकम जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके पार्ट में। इट इज लेविड एज 6% ऑफ द फॉर्म ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी ऑन अमाउंट ऑफ paid to non-resident company without permanent establishment, Google, Facebook, by Indian company on 12 digital services including online advertising provided by them. मान लो आपका कोई भी कंपनी, मान लो आप, मैं एक कंपनी हूं, ठीक है, मुझे अपना YouTube चैनल का जो है प्रमोशन कराना है, ठीक है, मैं गूगल के पास गया, YouTube में वीडियो मैंने, मुझे प्रमोट करना है, तो मैंने 100 रुपया जो है गूगल को दिया, ठीक है, यूट्यूब को दिया। अब ये 1000 रुपीज जो दिया गया है, इसमें क्या है, क्योंकि ये कौन है, ये तो एक फॉरेन कंपनी है, नॉन रेसिडेंट कंपनीज है जो इंडिया में इनका परमानेंट सेटलमेंट भी कुछ नहीं होता है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं होता, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर जिसका परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं होगा तो इंडिया उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा पाएगी। तो मानो गूगल इंडिया में एड चला रहा है, रेवेन्यू अर्न कर रहा है, सरकार को कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो उस टाइप में उसमें तो गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है ना, मतलब करोड़ों करोड़ों पैसा जो है कंपनीज आज के डेट में फेसबुक में, गूगल में, ये सब में जो है पैसा खर्चा करती है एड एंड ऑल दोस थिंग्स, बहुत सारे सर्विसेज के लिए, लेकिन गवर्नमेंट का कोई इनकम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप चार्ज नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम लोग का नियम क्या है इनकम टैक्स में, जब तक उसका कोई परमानेंट स्टैब्लिशमेंट मतलब परमानेंट ऑफिसेज ये सब इंडिया में नहीं होगा तो आप नहीं चार्ज कर सकते हो। तो इसीलिए क्या होता है, गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है जो आपको 6% देना ही होगा। तो मान लो मैंने 100, अगर 1000 रुपया गूगल को पेमेंट किया या 100 रुपया किया, तो उससे 6 रुपया टैक्स चला जाएगा और 94 रुपीज का वैल्यू का ही एड मेरा जो है चलेगा। तो ये होता है बेसिकली। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लिस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ द इंडियन रिस्पॉन्स टू बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग एजेंडा का है, बेसिकली ये पार्ट है और कुछ नहीं है। डायरेक्ट टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन पेमेंट ऑफ एक्सीडिंग 1 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है 1 लाख से ऊपर है। इट इज withheld by the resident Indian company at the time of payment of to service provider for digital। ये बेसिकली withheld resident Indian companies जो है उनको at the time of payment to service provider for digital service
रेंडर्ड उनको देना पड़ता है। नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट क्लेम टैक्स क्रेडिट अगेंस्ट इट इफ देयर होम कंट्री अंडर द डबल टैक्सेशन एवरेंस एग्रीमेंट। जो नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर है वो बेसिकली टैक्स क्रेडिट, ये थोड़ा सा टैक्स के बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप इतना कर लो नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर इसमें क्लेम नहीं कर सकते। आपको मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानना है ये 6% वाला रेट कब इंट्रोड्यूस हुआ, कौन सा कमिटी है, इतना जान लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? देखो इनडायरेक्ट टैक्स तो हम लोग जानते हैं आज के डेट में जो डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट टैक्स पेयर गवर्नमेंट को नहीं पे करते, वो इनडायरेक्टली पे करता है हम लोग के जो बिहाफ में है। तो जीएसटी क्या है? बेसिकली जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये बेसिकली कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। कंजम्पशन मतलब जिस स्टेट में जो कंजम्पशन होगा वो स्टेट उतना टैक्स उसको मिलेगा। द टैक्स इज डिस्ट्रीब्यूट टू द स्टेट इन व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड, जहां पे बेच रहे हैं या प्रोवाइड हो रहे हैं उस हिसाब से। हर परचेज और सेल गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज नोन एज सप्लाई। अच्छा, विद एन इंटेंशन टू हैव वन नेशन वन टैक्स सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस कब किया था? 1 जुलाई 2017 को, by adding 3 taxes, service tax, VAT, excise duty, with 101 constitution amendment। तो बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा अमेंडमेंट है? 101। कब आया? 1 जुलाई 2017। कौन सा ऐड हुआ? सर्विस टैक्स, वैट एंड एक्साइज सबको मर्ज करके वन नेशन वन टैक्स सिस्टम में जीएसटी को लागू किया गया। ठीक है, आर्टिकल 26A में क्या है? देखो ये इंपॉर्टेंट है। बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लीजिस्लेचर हैव टू कॉन्करेंस पावर टू मेक लॉज रिलेटेड टू जीएसटी। सबको पावर है। 269A में क्या दिया हुआ है? इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, अगर कोई इंटरस्टेट मतलब मान लो वेस्ट बंगाल से उड़ीसा, उड़ीसा से झारखंड, फिर जीएसटी इज लेविड ऑन कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, इसको कलेक्ट करेगा और वो रेवेन्यू प्रोसेस जो होगा वो सेंटर और स्टेट टू बी अपॉर्शन्ड बाय द सेंटर एंड स्टेट इन द मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल। ये जो इंटरस्टेट होगा, अब वो पैसा तो कलेक्ट कर लिया सेंटर, अब किसको कितना मिलेगा ये डिसाइड करेगा जीएसटी काउंसिल। वो लोग जो बोल देगा, मान लो 100 रुपया कलेक्ट हुआ, बोल दे 60 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को, 40 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को, ऐसा होता है। और 279A में क्या दिया? एम्पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल, गठन करने का पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या होता है? देखो पहला है इंटीग्रेटेड जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब क्या होता है? जो इंटर ट्रेड होता है ना, बिहार से झारखंड, झारखंड से बंगाल, ये वाला के ऊपर आईजीएसटी लेवी होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, फिर उसको शेयर हो जाता है सेंट्रल और स्टेट एक फिक्स रेट में। ओके, अच्छा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये भी इंपॉर्टेंट, कोई भी गुड्स बाहर से आता है उसमें भी आईजीएसटी लगता है। ओके, However, in case of imports, basic custom duty is also levied along with the GST. Export have zero rate GST। मान लो कोई भी इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट जो भी इंपोर्ट होगा कस्टम ड्यूटी तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जो माल आया वो तो इंडिया में कहीं ना कहीं आएगा। मान लो माल गुजरात में आया, अब वो गुजरात से बंगाल आ रहा है, तो ये तो इंटरस्टेट हो जाएगा ना, तो इसमें तो आपका कस्टम तो लगेगा ही, जैसे माल आया कस्टम तो लग गया। उसके बाद जो इंटरस्टेट ट्रांसफर होगा उसके लिए आपको क्या है? आईजीएसटी भी देना होगा। आईजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल। सेंट्रल फिर स्टेट और सेंट्रल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और एक्सपोर्ट के लिए जीरो है, कोई लगता नहीं है। स्टेट जीएसटी बेसिकली स्टेट जो है कलेक्ट करते हैं, सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल कलेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो रेट तो अलग अलग चलते रहता है। इन एडिशन सेस ऑफ 15% सेस लगता है, और जो 28% जीएसटी है ना उनके ऊपर, जैसे कुछ एडेड ड्रिंक्स है, लग्जरी कार है, टोबैको प्रोडक्ट है, उनके ऊपर। ओके, एनुअल टर्नओवर 40 लाख एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, जीएसटी नहीं देना है पहले ये, और 20 लाख जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए। ठीक है, इन केस ऑफ सर्विस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट इज 20 लाख फॉर नॉर्थ, और सर्विसेज के लिए कितना है? 20 लाख है, और 10 लाख फॉर ईस्टर्न स्टेट। जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होंगे, हिली स्टेट्स होंगे, उसका हमेशा हाफ हो जाता है, वो याद रख लेना। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? कुछ नहीं है, जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर आफ्टर प्रोडक्शन बट इट इज एडजस्टेड आफ्टर सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। सपोज अ प्रोड्यूसर मेक्स अ प्रोडक्ट फॉर 100 रुपया, उन्होंने 5 रुपया जीएसटी दिया, तो 5 रुपया जीएसटी दिया, बट व्हेन द फाइनल सेलिंग द कस्टमर को उन्होंने 12% मतलब 36 रुपया जीएसटी उन्होंने कलेक्ट किया। ठीक है, तो मान लो मैं एक जो है पेन मैन्युफैक्चरर हूं, तो मैंने जब पेन का रॉ मटेरियल खरीदा, तो वो मैंने जो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा वो 5 रुपया मैंने टैक्स देके, जो मैंने टैक्स देके उस रॉ मटेरियल को खरीदा। जब मैंने पेन बेचा तो मैंने 36 रुपीज कस्टमर से लिया, अब जबकि मैंने 5 रुपया ऑलरेडी मैंने टैक्स दे चुका हूं, तो ये 36 से ये मैं 5 रुपया एडजस्ट करके दे दूंगा, तो गवर्नमेंट को मैं फाइनली 31 रुपीज ही दूंगा।
तो ये कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब आपने जो टैक्स दे के रखे, क्योंकि आप तो फाइनल, देखो जो बिजनेसमैन है वो तो फाइनल कंज्यूमर नहीं है ना भाई, तो वो तो टैक्स टैक्स बर्डन किसके पास जाता है, हमेशा फाइनल जो खरीदता है उसको, जो कंज्यूम करता है उसके पास। तो मैंने जब रॉ मटेरियल खरीदा 5 रुपया मैंने टैक्स दिया, तो भैया मैं तो इस रॉ मटेरियल को यूज नहीं करूंगा, तो मैं क्यों टैक्स दूं? तो वही है, जब आप कंज्यूमर को पेन बेचे 36 आपने उनसे ले लिया, अब 36 तो ठीक है, 36 किसको देना है, कंज्यूमर को ही देना है क्योंकि वही पेन यूज करेगा। अब ये 36 मैंने उठाया टैक्स, लेकिन 36 ही मैं सरकार को पूरा एज इट इज पेमेंट नहीं करूंगा, क्यों? ये 5 रुपया जो है ना उसको मैं डिडक्ट कर लूंगा, क्यों? मैंने तो 5 रुपया रॉ मटेरियल में खरीदा था, ये हो जाता है। जीएसटी काउंसिल क्या है? 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 279 ए में बोला गया भैया कॉन्स्टिट्यूशन में अब जीएसटी काउंसिल होगा। इट इम्पोर्ट प्रेसिडेंट टू इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट, कौन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। एक चेयरपर्सन रहता है जीएसटी काउंसिल का जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। यूनियन मिनिस्टर का फाइनेंस एंड फाइनेंस मिनिस्ट्रीज के जो भी में होते हैं वो रहते हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन रहता है? चोजन अमंग द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ठीक है, उससे रहता है। कोरम कितना होता है? 50%। रेजोल्यूशन रिक्वायर्स 75% मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग, वो होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट वोट टू हैव वेटेज ऑफ 1/3 टू टोटल वोट्स कास्ट एंड ऑल स्टेट्स टुगेदर टू हैव टू 2/3 वेटेज रहना है। और जीएसटी काउंसिल मेक रिकमेंडेशन एवरीथिंग रिलेटेड टू जीएसटी इंक्लूडिंग लॉज रूल्स एंड, ठीक है। ठीक है, ये यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस जो है वो रहते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, हाँ ठीक है, चलो ये ठीक है। जीएसटी नेटवर्क, जीएसटी कुछ नहीं है, एक सेक्शन 25 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो स्ट्रेटेजी कंट्रोल करती है, सब रजिस्ट्रेशन, कंपटीशन, टैक्स पे प्रोफाइल, सब इनको देखना होता है। एक कंपनी है जीएसटी नेटवर्क। अदर इंडायरेक्ट टैक्सेस में जैसे कस्टम ड्यूटी होता है। कस्टम ड्यूटी बेसिकली क्या होता है? कोई भी आपका गुड्स इंपोर्ट होता है, इट चार्ज ऑन द इंपोर्ट गुड्स ऑफ इंपोर्टेड टू इंडिया, जो भी इंडिया में इंपोर्ट होता है उसके ऊपर आपका कस्टम ड्यूटी देना होता है। सरचार्ज मतलब कुछ जो एक्स्ट्रा आपको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा, वो आप बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स, जो एक रेट है उसे ऊपर टैक्स देना। स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है? अ टाइप ऑफ टैक्स और ड्यूटी व्हिच इज पेड फॉर ट्रांजैक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑफ गवर्नमेंट। जैसे आपने कुछ फ्लैट खरीदे हो, लैंड खरीदे हो, तो आपको क्या है उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी देना होगा स्टेट गवर्नमेंट को। नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी क्या है? इट इज रिलेटेड टू जीएसटी। नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी कंप्राइजेस ऑफ चेयरमैन और 4 मेंबर रहते हैं। Since the introduction of GST, government gradually reduced the rate of GST for a large number of goods and services by shifting them from higher tax rate to lower tax. जब से इंट्रोड्यूस होता है गवर्नमेंट क्या कर रहा है? बहुत बार जो है टैक्सेस को कम कर रहे हैं, फ्रॉम ज्यादा से कम, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ दिस रिड्यूस जीएसटी, जो इनकम टैक्स क्रेडिट जो कंज्यूमर का जाए, मान लो मैंने पहले 10% जीएसटी था उसको 5% कर दिया, अब मैंने 5%, तो ये फाइनली पास ऑन होना चाहिए कंज्यूमर को ना, बेनिफिट तो कंज्यूमर को ही जाना चाहिए। अगर ये ना जाए तो उसके लिए नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी का गठन किया गया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसे इंटरेस्ट आपको कुछ मिल गया, इंटरेस्ट पेड बाय देम टू द, कोई भी आप किसी को, मान लो कोई पीएसयू है, कोई स्टेट गवर्नमेंट है, कुछ भी है जो इंटरेस्ट पे करता है, तो वो आ जाता है आपका इंटरेस्ट रिसिप्ट में। डिविडेंड प्रॉफिट रिसिप्ट, कोई भी गवर्नमेंट इंटरप्राइज अगर डिविडेंड मिलता है गवर्नमेंट को तो वो डिविडेंड रिसिप्ट होता है। ग्रांटी नेट, कोई बाहर का कोई इंस्टीट्यूशन लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फेडरेशन, वर्ल्ड बैंक, ये अगर दे तो वो आ जाता है। फी बेसिकली क्या होता है? कोई भी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए लैंड रजिस्ट्रेशन हो, पासपोर्ट फीस हो, कोर्ट फीस हो, ये सब हो जाता है। लाइसेंस और जो है परमिट आप किसी को देते हो तो वो आ जाता है। इशेट क्या होता है? ये बेसिकली गवर्नमेंट व्हिच अराइज ऑन द प्रॉपर्टी दैट कम्स आउट ऑफ वांट ऑफ लीगल ईयर, मतलब लीगल ईयर मिला है किसी को, ठीक है, किसी का पहले का था जिसका क्लेमेंट नहीं है, मर गया, कोई फैमिली नहीं है, तो वो पूरा जो आ जाता है उसको इशेट कहते हैं। स्पेशल असेसमेंट कुछ होता है, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज आपका जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज किया गया, गवर्नमेंट लैंड ले लिया उसको डेवलपमेंट, वो आता है। फाइन्स एंड पेनल्टीज आप देखते हो, कोई भी कोई लॉ ब्रेकर, जैसे हम लोग रोड चलान भी कर लेते हैं, वो सब आ जाता है। और प्रॉफिट फ्रॉम प्रिंटिंग करेंसी से भी जो भी प्रॉफिट आता है वो भी आ जाएगा। कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है? डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट एंड नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है, जो भी आपका लोन टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, बोरिंग फ्रॉम मार्केट, वो सब हो जाता है। और रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांस डिसबर्समेंट, वो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल हो जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है? ये आप जो भी आपका कोई भी आपके पास गवर्नमेंट कंपनीज है, वो आप जब उसके शेयर्स जो छोड़ देते हो तो उसका एसेट्स जो भी है सब आप बेच देते हो, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है।
वेरियस मेथड ऑफ डिसइंवेस्टमेंट में क्या होता है, पब्लिक ऑफर करते हो, मान लो आपके पास 100% शेयर्स थे, 100% LIC का जैसा हुआ, फिर आपने क्या किया 60% मतलब 40% आपने मार्केट में, इससे हो सकता है। फॉलो अप पब्लिक शेयर मतलब फिर मान लो 40% आपने IPO रिलीज किया, फिर आपने डिसइन्वेस्ट करके 20 मार्केट में छोड़ दिया, तो फॉलो अप हो जाएगा। ऑफर ऑन सेल कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरा बेच देते हैं। इट इज अ मेथड ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर प्रोमोटर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म। इट इज मेथड व्हिच अलाउज ऑक्शन ऑफ शेयर्स ऑन द प्लेटफॉर्म, मतलब ये ऑक्शन हो जाएगा शेयर को। ऑफर ऑन सेल मतलब पूरा शेयर बेच देंगे, पूरा 0% कर दूंगा, पूरा ऑफर में है, ये सब होता है। फिर एम्प्लॉय ऑफर, बाईबैक, स्ट्रेटेजिक, इंस्टीट्यूशनल, ये सब थोड़े थोड़े है नॉर्मली। इसी हिसाब से आपका जो है डिसइन्वेस्टमेंट प्रपोर्शनल है। एक्सचेंजेबल ट्रेडेड फंडेड कुछ नहीं होता, इसमें आपका जो है स्टॉक एक्सचेंज के वेरियस अंडरटेकिंग को, सेक्टर्स को ट्रेड किया जाता है, बस कुछ नहीं है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कोई आपके हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, इसमें होता है खर्चा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे हमने ब्रिज बना दिया, हाईवे बना दिया, ये सब के लिए कैपिटल करते हैं। तो ये देखो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट, मेजर सब्सिडीज, ये सब है। और कैपिटल में रिपेमेंट ऑफ लोन, एक्सटेंशन, फेस लोन, ये सब आपका एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट। बजट क्या होता है, बैलेंस बजट, जो जब बजट रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर सेम हो तो उसको बैलेंस बजट करेंगे। डिफिसिट बजट जब क्या होगा, जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए उसको डेफिसिट। और सरप्लस कब होगा, जब आपका रिसीप्ट, इनकम ज्यादा हो जाएगा, इनकम जब हो जाएगा वो आपको जो है रिसीप्ट बजट करेंगे, सरप्लस बजट करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट क्या क्या होता है, देखो बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल, प्राइमरी एंड मॉनिटाइज। इसमें क्या होता है, बजट डेफिसिट में क्या होता है, बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रेवेन्यू। रेवेन्यू में क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव में क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट तो रहेंगे, माइनस ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, उसको माइनस करना पड़ेगा। फिजिकल डेफिसिट में देखो बजट डेफिसिट रहेगा, मार्केट बोरोइंग रहेगा, लायबिलिटीज रहेगा। प्राइमरी डेफिसिट में फिजिकल डेफिसिट से माइनस करो इंटरेस्ट पेमेंट को। मोनिटाइज से क्या करना है, बोरोइंग मेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम RBI थ्रू प्रिंटिंग न्यू करेंसी, इसको मोनिटाइज डेफिसिट कहते हैं हम लोग। A deficient financing shall be avoided through running down is accumulated cash reserve। RBI से आपने पैसा ले लिया, जो RBI के पास ज्यादा है उसको कर सकते हो। By issuing new currency itself, by borrowing from RBI, RBI से उधार ले सकते हो। और इनकेसिंग कमेटी ने जो डेप्ट एंड फिजिकल पॉलिसी एक्ट बाय रिपीलिंग FRM एक्ट, ठीक है, डेप्ट एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनएक्ट किया था FRBM एक्ट को रिपील करके इनकेसिंग कमेटी ने। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा से समझ लेना। कहीं भी कुछ दिक्कत हो जरूर मुझे कमेंट कर देना, मैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में भी समझा दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।